प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। और वो गाना कि बजाओ ढोल स्वागत के मेरे घर राम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, ये गाना भी आपने स्टेटस में खूब लगाया होगा। लेकिन आप इतना समझ गए होंगे कि ये वाला गाना, ये वाला स्टेटस तभी अच्छा लगेगा जब आप छुट्टी लेके घर जाओगे, तभी कह पाएंगे आपकी माता जी, आपकी बहन के बजाओ ढोल स्वागत के मेरे घर राम आए हैं। जब आप वर्दी पे सितारों की चमक से ज्यादा चमक आपके माता पिता की आंखों में देखोगे, नौकरी लेकर जब जाओगे, तभी ये चीज अच्छी लगेगी। और आपने ये अंतर देखा भी होगा, जो गवर्नमेंट सर्विस में है या कोई बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहा है, स्ट्रगलिंग फेस जिसका निकल गया है, जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वो जब आता होगा गांव तो बैकग्राउंड में ये गाना चलता ही होगा कि बजाओ ढोल स्वागत के मेरे घर राम आए हैं। तो चीजें आपने देखी होंगी, अंतर आपने देखे होंगे और इन्हीं अंतर को, इन्हीं डिफरेंसेस को पूरा करने के लिए हम और आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि भगवान राम के हिस्से की तपस्या जो उन्होंने 14 वर्ष में करी, हमें भी कहीं ना कहीं अपने हिस्से का तप करना पड़ेगा। 14 साल ना सही, 14 महीने तो कम से कम हमको देने पड़ेंगे। इतना मान के हम आगे बढ़ा रहे हैं अपनी मूल विधि की क्लास को। मूल विधि में अब तक जो हमने पढ़ा, BNS की बेसिक क्लास हमने एक पूरी करी। उसके बाद महिलाओं संबंधी सारे कानून पढ़े, बच्चों से संबंधी कानूनों की बात हो रही थी। उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज मैं वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं। 6 सेशन हमने कर लिए, यानी 6 क्लासेस हम कर चुके हैं। ये 7वीं क्लासेस है इसी क्रम की। और आज हम बात करेंगे बाल अधिकार की, बच्चों से संबंधित कानूनों की, न्याय और शिक्षा से संबंधित कानूनों की, जो कि विगत वर्षों में, पिछले सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस SI की परीक्षा हो या कांस्टेबल की परीक्षा हो या ASI की परीक्षा हो, स्टेनो वाली परीक्षा हो, तमाम जगह यहां से क्वेश्चन आते रहे हैं। और निश्चित ही इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको बच्चों से संबंधित कानून से निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी सोच के साथ, यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और शुरुआत करता हूं आज की क्लास की। थोड़ा सा रिकैप आपके सामने, जो मुख्य कानून हमने अब तक पढ़े हैं ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन, यानी कि यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन 1956 की बात हो गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 हो, 2006 का विवाह प्रतिषेध, पोक्सो 2012 हमने पढ़ा, पोक्सो में जो संशोधन हुआ 2019 का, वो हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार 2009 के अधिनियम की, एवं इसके अलावा किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की आज बातें होंगी। वही संवैधानिक पृष्ठभूमि हम देख चुके हैं। सभी अधिकारों की बात होती है मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों को ही बेस बनाकर हमारे कानून निर्माण होते हैं। यानी ऐसे कानून जो मानवाधिकार से संबंधित हैं, महिलाओं के अधिकार से संबंधित हैं, या फिर बच्चों के, या फिर SC ST के अधिकार से संबंधित जितने भी कानून हैं, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 2 जगह से उनका बेस, उनका आधार लिया जाता है। जैसे अनुच्छेद 15 कहता है राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की छूट देता है अनुच्छेद 15। तो महिलाओं के लिए हम सारे प्रावधान पढ़ चुके, बच्चों के लिए प्रावधानों की बात हो रही है। उसी क्रम में अनुच्छेद 21A संविधान का कहता है कि 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी राज्य प्रदान करेगा। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। आज का पहला अधिनियम किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के इस अधिनियम से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब तक जो चीजें हमने देखी वो आपको बहुत अच्छी तरह मैं रिकैप करा देता हूं। हमने जब बालकों के अधिकारों की बात करी थी तो हमने शुरुआत करी थी UNO से, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से हमने बात करी थी। हमने बताया था 1945 में ये संगठन बना, फिर एक संगठन बना यूनिसेफ, जिसका मतलब था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ की बात करी हमने 1946 में, ये अपने स्थापित हुआ यूनिसेफ। और हमने बात करी, इसमें जो शब्द था इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। किस सन में, किस ईयर में इमरजेंसी शब्द को हटाया गया, ये आप बताएंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। और आपको इस लायक हो जाना चाहिए कि जो चीज आपने एक बार पढ़ ली, मुझसे पढ़ ली, वो निश्चित ही आप उसका जवाब दे पा रहे हो। और जिनको इसका जवाब नहीं पता है तो बेटा, बच्चे मेरे भाई, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो, पढ़ाई को लेकर आप गंभीर नहीं हो। और गंभीर नहीं हो तो याद रख लेना, एक दिन आएगा जब याद करोगे कि वक्त निकल गया। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं देखता हूं अपने साथ के लोगों को, मिलते हैं मेरे साथ के यार दोस्त, तो कहते हैं यार वक्त पे हमने ध्यान नहीं दिया, वरना आज
हम भी दरोगा होते, हम भी कहीं डीएसपी होते, हम भी कहीं एसपी होते। वक्त जब निकलता है तो फिर पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो गंभीर हो जाओ, पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ। ऐसा नहीं है कि गंभीर आप देखो, बाहर से मौज मस्ती खेल कूद भी अपना बहुत जरूरी है, फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, लेकिन गंभीर जब आप पढ़ाई पे बैठे हो तो कोई भी क्वेश्चन, कम से कम ऐसा क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए जो मैंने पिछली क्लास में बताया। तो इमरजेंसी यानी आपातकाल शब्द को कब हटाया गया था, कौन से ईयर में, ये आप मुझे बता देंगे और थोड़े से गंभीर हो जाएंगे और ये बात समझेंगे कि ये आदमी जो आपके सामने बैठा है ये अपना कीमती समय निकाल कर बैठा है। कोई भी व्यक्ति आपको, मैं कह रहा हूं कि 1% व्यक्ति भी ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जो सफल होने के बाद या जिन्होंने कहीं जॉब ले ली, जो चीज की तैयारी कर रहे थे वो जॉब लेने के बाद फिर वो मुड़कर समाज की तरफ आते हो कि भाई समाज का कुछ भला कर दें। 1% लोग भी ऐसे नहीं मिलते। तो क्योंकि हमने वो झेला है, हमने वो देखा है, हमने वो गरीबी देखी है, हमने वो वक्त देखा है कि कैसे कोचिंग के पैसे का भी इंतजाम नहीं होता, कैसे दिवाली पे पटाखों का इंतजाम होता है, कैसे दिवाली पे, किसी त्योहार पे, किसी शादी में नए कपड़ों का इंतजाम होता है। हम जानते हैं, हमने सब देखा है। इसीलिए ये कोशिश है कि कोई बच्चा मेरी वजह से, कोई बच्चा मेरे पढ़ाने की वजह से यदि एक क्वेश्चन भी, एक सिलेक्शन तो बहुत बड़ी चीज है, एक क्वेश्चन भी यदि सही करके आता है तो उसके लिए भी मैं सोचता हूं कि मेरा काम हो गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। हालांकि तमाम सिलेक्शन तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे भाई के पढ़े हुए बच्चों ने, तुम्हारे भाई से गाइडेंस जो विद्यार्थी ले रहे हैं उन्होंने तमाम सिलेक्शन दिए हैं। ये बात मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, बस इसलिए कहता हूं कि ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा हो। हालांकि भरोसे के लिए जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जिस यूनिफॉर्म में बैठा हूं, वो काफी है ये भरोसे के लिए कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सही चीज पढ़ा रहा हूं। वो निश्चित ही अपने अनुभव के आधार पर उन्हीं चीजों को पढ़ के जब मैं सिलेक्शन ले सकता हूं तो आपका सिलेक्शन तो निश्चित हो ही जाना है। तो इमरजेंसी शब्द किस वर्ष हटा, उसके बाद इमरजेंसी शब्द हटने के बाद हमने बात करी कि 1959 में एक कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में बच्चों के अधिकारों की बात हुई इंटरनेशनल लेवल पे। फिर अपने भारत देश ने 1992 में इसे अपनाया था। 1992 में ऐसे अपनाने के बाद 2003 में बच्चों का चार्टर अपने भारत में आया। उसके बाद लगातार कानून हमने बनाए बच्चों के सुरक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, मैं कह सकता हूं तमाम कानून हमने बताए। उसी क्रम में 2015 का एक कानून द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, यानी कि इसमें 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी देखभाल और संरक्षण। 2 चीजों की बात मुख्य रूप से इस अधिनियम में होने वाली है। एक तो केयर, बच्चों की केयर कैसे हो, और उनका प्रोटेक्शन कैसे हो। बड़ी बड़ी चीजें। एक सवाल एक बच्चे ने पूछा कि भैया किस तरह से मूल विधि की धाराओं को याद किया जाए, कैसे इन्हें याद किया जाए। ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि इतनी धाराएं, इतने तो अधिनियम ही हैं, 20-25 अधिनियम है, उनमें अगर धाराएं देखने जाएंगे तो कम से कम हजारों धाराएं भी हो गई हैं। उधर संविधान की भी एक अनुच्छेद को याद करना, तो कैसे से याद रखें भाई। मैं फिर कह रहा हूं, जो टीचर्स आपको एक धाराएं, एक शब्द रटाने में लगे हैं, वो बहुत ज्यादा कंटेंट है, उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अपने अनुभव के आधार पर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, सिलेक्शन लेने के बाद मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी क्लासेस में। बहुत मोटी बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए किसी कानून की, जैसे कि कोई कानून कब लागू हुआ, उसमें कितने अध्याय हैं, उसमें कितनी धाराएं हैं, ये बातें मोटी, और जो मुख्य प्रावधान उस कानून के अंदर है, कोई समिति है, कोई न्यायालय का गठन है, ये सारी चीजें आपको उसमें जाननी जरूरी है। तो बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जो हर एक कानून में मैं 4 धाराएं आपको बताता हूं जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। धारा एक में क्या है, उस कानून का नाम, उस कानून कब प्रवर्तन हुआ, उसका विस्तार कब तक है, ये मोटी बात है, बेसिक बात है, सब जानते हैं। उसका नाम आपको पता ही है, नाम में जो सन पीछे लिखा है वो आपके काम का है। प्रवर्तन पूरे भारत पर है, पूरे भारत पे है अब तो, जब से JNK भारत का हिस्सा हुआ, तो ये बताने की जरूरत है ही नहीं। नाम, विस्तार और प्रारंभ का मतलब लागू कब से हुआ, ये बताती है हमें धारा 1। धारा 2 में प्रमुख परिभाषाओं में जो मुख्य शब्द उस कानून से संबंधित हैं उनका मतलब आप जान लो उसमें पढ़ के कि इस अधिनियम के तहत उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात, उस कानून के अंदर जो प्रमुख बातें हैं, उस कानून की धारा 3 और 4 क्या कहती हैं,
ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई एक आध किसी कानून में मुख्य बात है वो आपको समझने का काम हो जाएगा। क्यों इतना आपको परेशान होना, आपको बस रीडिंग करनी है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आप रीडिंग करें, पीडीएफ आपको मिली रही है टेलीग्राम ग्रुप पे, रीडिंग मारें। रीडिंग करने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि बेसिक चीज ये है। पढ़ने का तरीका भी है, पहली बार में केवल पढ़ेंगे, दूसरी बार में थोड़ा सा फोकस करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, और तीसरी बार जब उसे पढ़ेंगे तो आप फेमिलियर हो जाएंगे, आपकी समझ में चीजें आने लगेंगी। तो भैया बात करते हैं इस कानून की। 15 जनवरी 2016 को यह कानून लागू होता है। लागू यानी प्रवर्तन 2015 में अधिनियमित होता है, 2016 में लागू होता है। और वही बात लगभग 1 साल बाद अधिकतर कानून लागू होते हैं अगले साल। अच्छा, इसमें क्या है भाई इस कानून के अंदर ऐसा? किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 बेसिकली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए है। और एक अधिनियम 2000 में, इससे पहले अधिनियम था यही सेम नाम था, उसके आगे 2000 था, ये 2015 था। तो सन 2000 वाला जो अधिनियम था उसे प्रतिस्थापित करता, यानी कि उसके स्थान पर ये कानून आया। 2000 वाला क्या कानून था वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें भी मोटी मोटी बातें तो ये थी ही जो 2015 वाले कानून में। 2015 वाले कानून में एक तरह से अपडेटेड वर्जन उस कानून का है। अब इसमें जो मुख्य चीजें हैं जो पढ़ने की, जो 4-5 चीजें जो आपको याद रखनी, एक तो किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये कौन सी धारा में है और ये चीज क्या है, ये आपको समझना है। विशेष गृह इस कानून के अंदर बनाए जाते हैं, बाल गृह इस कानून के अंदर बनाए जाते हैं, ये थोड़ा सा आप समझेंगे। अभी हम जब इनके अनुच्छेदों की, इनके सेक्शंस की, धाराओं की बात करेंगे उसमें समझेंगे। और बाल कल्याण समिति यानी कि CWC, ये क्या है, ये 3-4 चीजें आपको इसमें समझनी, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़े, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विधि के उल्लंघन में बालकों, जब कोई बच्चा कौन है इस कानून के अनुसार? 18 वर्ष से जिसकी उम्र कम है, ऐसा व्यक्ति कोई विधि विरुद्ध काम करता है, यानी कोई कानून तोड़ देता है, कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, तब उस बच्चे की गिरफ्तारी कैसे होगी और डिटेंशन कैसे होगा? अरेस्ट, डिटेंशन, गिरफ्तारी और निरोध की प्रक्रिया क्या होगी? अभियोजन उस पर कैसे चलेगा? उस पर कारावास और उस पर नियंत्रण लगाना, उसका पुनर्वास भी करना, यानी वो बच्चा है ऐसा माना जाता है। क्योंकि हमने जब अपराध के 4 तत्व पढ़े तो हमने ये चीज पढ़ी, उसमें मेंस रिया एक तत्व है। मेंस रिया एक वर्ड है जिसका मतलब था दुराशय, यानी कि बुरा आशय। अपराध के 4 तत्वों में एक तत्व यह भी है कि आशय भी बुरा होना चाहिए, और ऐसा माना जाता है कि 18 साल से कम उम्र का ये कोई बच्चा है, या 16 साल से कम उम्र का बच्चा है, या मैं ऐसे कहूं कोई 12 साल का बच्चा कोई अपराध कर देता है, तो वो मानसिक रूप से उतना होशियार नहीं है, उतना चालाक नहीं है कि उसके अंदर आशय हो, वो समझ पाए कि उसने क्या काम किया है। तो इसलिए, क्योंकि वहां दुराशय की कमी मानी जाती है, इसलिए थोड़ी सी छूट बच्चों को दी जाती है, उसकी गलती को सुधारने की छूट इसमें दी जाती है, इसलिए इस कानून की जरूरत हमें पड़ती है। और समाज से वंचित बच्चों को पुनः समाज में समावेशन करना, उनका इंक्लूजन फिर से करना समाज में, उनकी देखरेख। इसके अलावा पहली बात तो ये थी जब विधि का उल्लंघन कोई बच्चा करे, और दूसरा पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कोई बच्चा दत्तक ग्रहण किसी बच्चे का होता है, यानी कि गोद किसी बच्चे को लिया जाता है, उसके क्या अधिकार होंगे, इन सब बातों पे बातचीत करने के लिए इस कानून की जरूरत पड़ी। मुख्य 2 बातें, कोई बालक विधि का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन करता है, दूसरी चीज कोई बच्चा किसी और के द्वारा गोद लिया जाता है, तब क्या प्रोसीजर होगा। इन 2 मोटी बातों पर यह कानून बात करेगा। संवैधानिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी हम देख लें इस कानून की कि संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है, ये कानून बना तो इस कानून का अधिकार कहां से मिला सरकार को। तो संविधान का अनुच्छेद 15(3) आप जानते होंगे, अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए राज्य को विशेष शक्ति देता है कि आप इनके कल्याण के लिए विशेष नियम बना सकते हैं। अनुच्छेद 39(e) यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब हम पढ़ते हैं उसमें DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जब हम पढ़ते हैं उसमें 39(e) एक अनुच्छेद है संविधान के अंदर जो ये कहता है कि श्रमिकों और बच्चों के शोषण से सुरक्षा के प्रावधान इसमें दिए गए 39 में। और अनुच्छेद 45 फिर अनुच्छेद 45 क्या कहता है भाई DPSP के अंतर्गत, फिर ये बात हुई। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि संविधान आपने पढ़ लिया होगा, आप मूल विधि पढ़ने आए हैं तो, क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी उसमें यही बताया था कि पहले भैया संविधान पढ़ेंगे, उसके बाद मूल विधि की तरफ आएंगे, तभी बेसिक आइडिया हमें होगा कि संविधान क्या कहता है, क्योंकि संविधान को ही आधार बनाकर सारे कानून बनाए जाते हैं। खैर, नहीं पढ़ के भी आप संविधान आए हैं, सीधे आ गए हैं, तब भी मैंने संविधान की पृष्ठभूमि एक बार क्या इसका आधार है वो सारी चीजें इसमें कवर कर लिए, ताकि समझने में कोई दिक्कत आपको ना रहे। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की व्यवस्था राज्य करेगा। अनुच्छेद 47 की बात होगी, नागरिकों के लिए पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है 47। तो ये आधार है एक तरह से, ये मोटी मोटी बातें हैं जहां से ये राज्य को अधिकार मिलता है कि भाई इन चीजों को लागू करने के लिए हमें कानून बनाने की आवश्यकता है। तो शिक्षा के लिए भी प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का अधिकार भी आज हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हैं, आप पीडीएफ में भी एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि हम देख ही चुके हैं। भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राज्य महासभा द्वारा अपनाए गए बाल अधिकारों के विषय में कन्वेंशन 1959 को स्वीकार किया। उसे स्वीकार करने के बाद जो बालकों के लिए जो मानक एक निर्धारित किया गया था, उसे फॉलो करने के लिए, उसे लागू करने के लिए हमने कई कानून लागू किए, जिसमें 7-8 कानून हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, 2 कानून आज खत्म करेंगे। यूएनओ की बात हुई थी, जब भी मानवाधिकारों की बात हुई तो सबसे जो बड़े इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा जो संगठन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं इससे। पहली बैठक 1946 में हुई थी और 1946 में यूनिसेफ भी बना था। प्रत्येक वर्ष न्यूयॉर्क में इसकी बैठक होती रही है और होती है, और अध्यक्ष का कार्यकाल पूछ ले तो 1 वर्ष का है। स्थायी समितियों की संख्या पूछ ले तो 6 इसमें स्थायी समितियां। ये मोटी मोटी बातें मैंने ले ली। 6 समितियां कौन कौन सी हैं उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने कानून की तरफ। धारा 1 की बात वही धारा 1 में है, नाम विस्तार प्रारंभ बात कर चुके हैं हम। धारा 2 में परिभाषाएं हैं, और परिभाषाओं में सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे पहले अबेंडन्ड चाइल्ड यानी छोड़ा गया बच्चा, परित्यक्त बालक यानी कोई बच्चा उसके जैविक माता पिता बायोलॉजिकल पेरेंट्स द्वारा यदि छोड़ दिया गया है तो ऐसे में उसकी जांच होगी। जांच के बाद उसे परित्यक्त बालक यानी कि छोड़ा गया बच्चा घोषित किया जाएगा। उसके बाद यदि कोई बच्चा छोड़ा गया, उसे कोई एडॉप्ट करता है तो एडॉप्शन क्या होता है, इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 में। यानी कि कोई एडॉप्शन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई बच्चा अपने जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है, परमानेंट। अब वो अलग हो गया। कैसे अलग होगा भाई, क्योंकि जब अडॉप्ट करेंगे उसके दूसरे माता पिता यानी दत्तक माता पिता जब गोद लेंगे तो उनका वो एक तरह से वैधानिक अधिकार उन्हें दे दिया जाएगा, और सारे अधिकार, विशेषाधिकार, जिम्मेदारी उसे सारी प्राप्त होंगी जो एक जैविक बच्चे को मिलती हैं। यानी कि गोद लिए हुए बच्चे को यदि बाद में ये कहने लगे भाई हम अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई बच्चा कानूनी रूप से गोद लिया गया है तो सारे अधिकार उसे मिलते हैं जो एक जैविक बच्चे को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे। धारा 212 बालक की परिभाषा बताती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रख लेनी है। 212 जो बालक की परिभाषा बताएगी, और बालक होगा जो 18 वर्ष से कम उम्र का होगा। 18 वर्ष जिसने पूरी नहीं की, इस अधिनियम के तहत उसे बालक माना जाएगा। धारा 212 में ये बात है। धारा भी पूछ सकता है, और सबसे जरूरी बात तो यही पूछेगा कि इस बालक संरक्षण अधिनियम के तहत कितनी उम्र के व्यक्ति को बालक कहा जाएगा, तो 18 से कम इसका जवाब होगा। धारा 217 बाल कल्याण अधिकारी की बात करती है। बाल कल्याण अधिकारी अभी हम पढ़ेंगे, इसकी धारा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। धारा 218 बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की बात करती है। एक तो बाल कल्याण अधिकारी, एक पुलिस में जो अधिकारी होगा बाल कल्याण के लिए वो पुलिस अधिकारी होगा। ये पुलिस अधिकारी कैसा होगा, ये ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि सहायक उप निरीक्षक। मैं जो आपके सामने बैठा हूं ये वर्दी उप निरीक्षक की है। मेरी रैंक से एक रैंक नीचे का अधिकारी कम से कम उतनी रैंक का होना चाहिए, ऊपर कोई किसी भी रैंक का हो सकता है। तो ASI की रैंक से ऊपर का कोई भी अधिकारी, इसमें एक अधिकारी नामित किया जा सकता है जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होगा। प्रत्येक थाने पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। बाल गृहों की बात करती है धारा 219 की बाल गृह बनाए जाएंगे। क्या होगा, ये प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में राज्य सरकार द्वारा, तो प्रत्येक जिले में हो सकता है या 2 जिलों का एक हो सकता है या 2 से 3 जिलों का एक बाल गृह बनाया जा सकता है, जिसमें क्या होगा भाई, स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन होंगे जिनके माध्यम से स्थापित या अनुरक्षित बाल गृह
बाल गृह हैं जो धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पंजीकृत है। धारा 50 बताती है कि बाल गृह से हमें क्या क्या जरूरतों को पूरा करेंगे बाल गृह। ये वाली बात अभी हम बाल गृह धारा 50 भी पढ़ेंगे। धारा 220 बात करती है बाल न्यायालयों की, बच्चों के लिए न्यायालय की, यानी विशेष न्यायालय बच्चों के लिए भी बनेंगे। यानी कोई बच्चा अपराध करता है तो ऐसा नहीं है कि बड़ा यदि कोई अपराधी है उसका ट्रायल जहां चल रहा है उसी कोर्ट में बच्चे का भी ट्रायल चलेगा, जी नहीं, बच्चे के लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था होगी। और ये न्यायालय होंगे कौन से, ये आप समझे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 हमने पढ़ा, इसके तहत कुछ न्यायालयों की स्थापना हमने पढ़ी थी। दूसरी चीज हमने बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भी पढ़ा, इसमें भी हमने देखे थे कि बालकों के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान था। तो इन दो अधिनियमों के तहत यदि कोई न्यायालय बनाया गया है तो वो भी इसमें लागू होगा, उसे भी विशेष न्यायालय की श्रेणी इस अधिनियम के तहत दी जाएगी। इसके अलावा जहां ऐसे न्यायालयों को नामित नहीं किया गया है, ऐसे न्यायालय नामित नहीं किए गए, तो वहां अधिनियम के तहत अपराधों पर विचारण करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले सत्र न्यायालय, यानी जो भी सत्र न्यायालय होगा वहां उस जिले का, उस जनपद का, उसमें भी यह कार्रवाई की जा सकेगी। आगे बढ़ेंगे। धारा 254 कहती है गंभीर अपराध, ये इंपोर्टेंट धारा है, इसे भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। धारा 254 गंभीर और घोर अपराध की बात करती है। देखिए गंभीर और घोर दो शब्द यहां लिखे हुए हैं। गंभीर मतलब सीरियस, घोर यानी कि हीनियस। गंभीर सीरियस, घोर हीनियस। आप थोड़ा सा अंतर समझें, घोर और गंभीर ही आपके पेपर में लिखा आएगा। देखिए गंभीर कहा जाएगा जिस भी अपराध में 3 से 7 साल की सजा है, यानी कि कारावास 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का है किसी अपराध में, तो उसे गंभीर अपराध माना गया है। और जिस अपराध में 7 वर्ष से ऊपर की सजा है उसे कहा गया है हीनियस क्राइम, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, इस तरह के जो अपराध हैं वो घोर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। जघन्य अपराध यानी कि सबसे बड़ा अपराध जघन्य अपराध ही है, आप ये याद रखें। और सबसे बड़ी सजा 7 वर्ष से ऊपर की जो सजा है वो बड़ी सजाओं में आती है, ये मोटा सा आप याद रख लेंगे। जघन्य अपराध यानी कि सबसे हीनियस क्राइम, सबसे खतरनाक क्राइम, जिसमें सजा 7 वर्ष से ऊपर कितनी भी हो सकती है, मृत्युदंड तक इनमें सजाएं होती है। दूसरा उससे छोटी कैटेगरी जो है अपराध की वो है सीरियस क्राइम की, गंभीर अपराध की, जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल से 7 साल के बीच है, उसे कहा गंभीर अपराध। इसके बाद आते हैं छोटे अपराध जिनमें 3 वर्ष तक की सजा है, किसी जुर्माने से लेके, किसी सामुदायिक सेवा से लेके 3 वर्ष तक की जिनमें सजा है वो होंगे छोटे अपराध। तो 3 कैटेगरी आपने समझ ली। क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आप, मुझे लगता है कि लगा पाएंगे इसका सही जवाब। अब बात करते हैं धारा 4 की, इंपोर्टेंट बात, किशोर न्यायिक बोर्ड। मैंने कुछ चीजें बताई थी कि हर एक कानून में कुछ चीजों का गठन होगा, कुछ समिति बनेगी, कोई बोर्ड बनेगा, कोई विशेष न्यायालय होगा, तो वो आपको जरूर याद रखना है। तो धारा 4 मोस्ट इंपोर्टेंट धारा इस अधिनियम की किशोर न्यायिक बोर्ड की बात करती है। ये किशोर न्यायिक बोर्ड होगा क्या, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में बनाएगी, प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड बनाएगी। अभी जो इस समय है वर्तमान में अधिकतर जिलों में एक ही किशोर न्याय बोर्ड है। और किशोर न्याय बोर्ड का काम क्या है, जब भी बच्चा कोई अपराध करता है, बच्चा यानी 18 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उसके अपराध की उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, देखरेख कैसे करनी है, ये सारी चीजें ये बोर्ड देखता है। कौन कौन होंगे भाई इस बोर्ड में, किशोर न्याय बोर्ड में प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। अभी ये बात आपकी समझ में नहीं आई होगी कि प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट क्या है, महानगर मजिस्ट्रेट क्या है। तो हमारे एक गुरुजी कहा करते थे भाई कि जो चीजें समझ में ना आए उन्हें याद कर लेना चाहिए। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, कोई बात यदि समझ में नहीं आ रही है थोड़ा सा याद कर लेंगे। मजिस्ट्रेट किस तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सारी एक क्लास पूरी इसमें लगेगी जब हम BNSS पढ़ रहे होंगे, तब इस पे डिटेल में बात करेंगे। आप बस इतना समझें जो ये बोर्ड बनेगा इसमें कितने लोग होंगे ये समझें। कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए मजिस्ट्रेट साहब को, ये समझिए। और 2 सामाजिक कार्यकर्ता इसमें होंगे जिनमें कम से कम 1 महिला होगी, यानी 3 लोगों से बनकर, 3 लोगों से मिलकर ये बोर्ड बनेगा, जिसमें एक तो मजिस्ट्रेट लेवल के आदमी होंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनमें 1 महिला होगी। और आप इतनी बात समझ गए होंगे, महिलाओं से संबंधित जितने कानून थे उसमें कोई समिति बन रही थी, कोई बोर्ड बन रहा था, तो कम से कम 1 महिला की बात हो रही थी। और बच्चों से संबंधित जितने भी हमने समिति और बोर्ड देखे उनमें भी भाई साहब 1 महिला की तो कम से कम सभी समितियों में बात हुई है। सवाल आपके सामने ऐसा ही आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम के तहत समिति में कितनी महिलाएं होनी चाहिए, कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए। तो आप उसका जवाब, मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य में
लगा पाएंगे। जो सवाल आपके सामने आएगा, किशोर न्यायिक बोर्ड में कम से कम कितनी महिलाएं होंगी, तो एक महिला कम से कम होगी। और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में भी एक कंडीशन दी कि ये स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी कार्य में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव इन्हें होना चाहिए। तो जहां भी हम अनुभव की बात करें तो वहां भी हम देख रहे हैं कि 7 वर्ष अधिकतर कानून में बात हो रही है 7 वर्ष की। तो इस तरह से किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन होगा। 3 लोग होंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, कम से कम 1 महिला और 1 मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट में समझने में दिक्कत हो रही है तो बस इतना याद रखेंगे, 1 मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें 7 वर्ष का अनुभव है। धारा 10 से 26 तक की बात करेंगे। धारा 10 से 26 तक इस अधिनियम में जो धारा है वो प्रावधान करती है कि कोई बच्चा कानून तोड़ दे, कोई अपराध कर दे, तो पहली बात तो उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा, उसे बाल अपचारी कहा जाएगा। ये शब्द आप याद रखेंगे, सीधा ये शब्द पिछले साल आया भी है, पूछा भी गया, तो बाल अपचारी इसे कहा जाएगा, पहली चीज। और क्या क्या छूट इसे मिल रही है वो आप समझें। धारा 10 कहती है कि गिरफ्तार बालक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, भाई गिरफ्तार करेगी, कोई कानून टूटेगा तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। कैसे गिरफ्तार होगा? पहली चीज तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या फिर विशेष पुलिस बल यूनिट के अधीन रखा जाएगा। पहली बात, गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी जाएगी। ये तो बेसिक बात है, किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो उसकी सूचना परिजनों को दी ही जाती है। ये बच्चे के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए बात है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। ये बात हमने जनरली पढ़ी थी कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई भी व्यक्ति यदि गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करती है। गिरफ्तारी के बाद यात्रा के समय को उसमें से हटा दिया जाता है कि इतने समय में यदि यात्रा की, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तमिलनाडु से, तो यात्रा में जो समय लगेगा वो इस 24 घंटे में काउंट नहीं होता। आने के बाद से 24 घंटे शुरू होते हैं, थाने में आने के बाद से 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पेश करने का नियम है। तो उसी क्रम में जब बच्चों की बात होगी तो मजिस्ट्रेट साहब से मतलब यहाँ किशोर न्याय बोर्ड हो गया, यानी कि 24 घंटे के अंदर विशेष पुलिस अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं वो, या विशेष पुलिस बल यूनिट का कोई अधिकारी या कोई लोक सेवक किशोर न्याय बोर्ड में 24 घंटे के अंदर बच्चे को पेश करेंगे। 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखेंगे। किसी भी व्यक्ति की बात होगी तो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ 24 घंटे में पेश करना है, और बच्चे की बात में तो 24 घंटे में पेश करना है। तो ये वो बेसिक बातें हैं जहां से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा होगा। अच्छा, बच्चे को पुलिस अभिरक्षा में अथवा जेल में नहीं रखा जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, सीरियस सी, पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा गया। देखिए, पहली पॉइंट इसमें लिखा है कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस बल यूनिट के अधीन रखा जाएगा। और वो क्योंकि जो कोई वहां अपराधी है किसी तरह का, उनके साथ यदि बच्चे को रखा जाएगा तो उसके माइंड पर गलत इंप्रेशन जा सकता है, वो कुछ ज्यादा क्राइम करने की तरफ सोच सकता है, या वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकता है, इसलिए ऐसा इसमें करा जाता है बच्चे के लिए। अच्छा, जघन्य अपराध यदि कोई बच्चा करता है, अभी हम जिन जघन्य अपराधों की बात कर रहे थे, हीनियस क्राइम की बात कर रहे थे, जिनमें सजा 7 वर्ष से ऊपर की है, यदि ऐसा कोई अपराध कोई बच्चा कर देता है, यानी 18 वर्ष से कम का व्यक्ति कर देता है, तो इसमें एक कैटेगरी बनाई गई, यानी वो कोई 12 साल का है तो वैसे ही ट्रीट होगा जैसे बच्चा ट्रीट, बाल अपचारी ट्रीट होना। यदि वो 16 वर्ष का है, 16 वर्ष से ऊपर का है और 18 से कम का है, तो ऐसे केस में अब किशोर न्याय बोर्ड के सामने जब वो पेश किया जाएगा तो किशोर न्याय बोर्ड प्रथम दृष्टया देखेगा बच्चे की शारीरिक स्थिति क्या है, बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है। यानी कि अब किशोर न्याय बोर्ड ये तय करेगा कि इसे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए या एक बड़े अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए, 18 वर्ष से प्लस की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें एक पॉइंट, 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और जघन्य अपराध यदि किया है और 18 वर्ष से कम का है बच्चा है, तो मानसिक या शारीरिक क्षमता का निर्धारण किया जाएगा, उस हिसाब से उसे आगे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। धारा 26 बात करती है कि यदि कोई बालक फरार है तो उस पर कोई भी अतिरिक्त विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। विधिक कार्रवाई अतिरिक्त कैसे होती है भाई? विधिक कार्रवाई अतिरिक्त ऐसे होती है भैया, जैसे आप सोचते होंगे कि इसकी किसी की कुर्की आ गई, अक्सर आपने शायद ना देखा हो, किसी की कुर्की आती है तो उससे पहले फरार होने की उद्घोषणा आती है, जो सीआरपीसी में सीआरपीसी 82 की कार्रवाई, सीआरपीसी सेक्शन 83 की कार्रवाई, यानी फरार व्यक्ति की उद्घोषणा पे भी यदि हाजिर नहीं हुआ तो उसकी कुर्की आती है। फिर उस तरह से कानून
प्रक्रिया होती है जिसके तहत ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल किया जाता है, पकड़ा जाता है, गिरफ्त में लिया जाता है। तो यदि कोई बच्चा फरार है तो उस पर कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, केवल जिस अपराध के लिए वो फरार है उसी के तहत उस पर कार्रवाई होगी, अतिरिक्त कार्रवाई नहीं होगी। धारा 26 कहती है इस अधिनियम की। आगे बढ़ेंगे, धारा 27 की बात करेंगे, बाल कल्याण समिति की, CWC की, बहुत इंपॉर्टेंट। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति, धारा 27 याद रख लेंगे। अब तक मैंने धारा 4 की और धारा 27 को याद रखने की बात आपसे करी है, ये दोनों धाराएं आप याद रखेंगे। धारा 10 से 26 तक धारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखने की जरूरत है कि विशेष पुलिस बल या विशेष पुलिस अधिकारी के पास रखा जाएगा, 24 घंटे में बाल कल्याण बोर्ड में पेश किया जाएगा, और अलग अलग चीजें जो हमने पढ़ी वो समझने की केवल जरूरत है। अब देखिए राज्य सरकार क्या करेगी भैया, प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक बाल कल्याण समिति की स्थापना करेगी। अब ये बात आप समझिए, बोर्ड की बात थी, वो भी जिले में एक था, एक या एक से अधिक जिले का एक होगा। वहीं बाल कल्याण समिति की जब बात होगी CWC की, तो CWC भी एक या एक से अधिक जिले का एक होगा, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज क्या है, चेंज इसमें इतना सा है कि इस समिति में एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, यानी 1 + 4 यानी कि 5 लोगों से मिलकर यह समिति बाल कल्याण समिति CWC बनेगा, जिसमें कम से कम एक महिला, फिर से वही बात, बच्चों की बात हो रही है तो कम से कम एक महिला इसमें होनी चाहिए। बिल्कुल आप ये बात याद रख लेंगे। सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिनके पास बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण के संबंध में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। अनुभव भी बिल्कुल सेम है, वहां भी अनुभव 7 वर्ष का था, यहाँ भी अनुभव 7 वर्ष का है। इसके अलावा इस समिति के काम क्या होंगे, ये समिति बच्चों की देखरेख, उनका संरक्षण, उनका उपचार, उनके पुनर्वास आदि मामले ये समिति देखेगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये मोटी मोटी बातें, इनमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात मुझे नहीं लग रही कोई, मुझे लगता है आपकी समझ में ये बात आ रही होगी। एक बोर्ड की बात हुई, एक समिति की बात हुई। आगे बढ़ेंगे भैया, आगे क्या होगा, विशेष गृह की बात करती है धारा 48। विशेष गृह में होगा क्या आप ये समझे, राज्य सरकार स्वयं या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन, राज्य सरकार चाहे तो स्वयं बनाए या कोई ऐसा संगठन है जो स्वेच्छा से विशेष गृह बनाना चाहता है बच्चों के लिए, क्या क्या कंडीशन रहेंगी वो धारा 50 में बताया गया है, क्या क्या प्रयोजन होंगे उसके धारा 50 में बताया गया है। तो गैर सरकारी संगठन कोई हो सकता है, प्राइवेट, या राज्य सरकार स्वयं बना सकती है। प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए विशेष गृहों की स्थापना करेगी, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हो रही है, तो एक के लिए या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बनाया जाएगा। ये मोटी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। सवाल यदि पूछ ले कि जिले में कितने होने चाहिए, या ऐसे पूछ लेगा कि धारा 48 के तहत विशेष गृह की स्थापना जिले में कितने विशेष गृह होने चाहिए, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको क्या चुनना है, एक या एक से अधिक जिले के लिए या जिलों के समूह के लिए कम से कम एक विशेष गृह की स्थापना करेगी, राज्य सरकार इसकी स्थापना करेगी। ये भी पूछ लेगा कि विशेष गृह की स्थापना निम्न में से कौन करेगा, पंचायतें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए राज्य सरकार के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत बेसिक बातें आएंगी और यहीं से आपका सवाल बनेगा क्या होगा भैया इसमें, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए किशोर न्याय बोर्ड के आदेश द्वारा, कोई बच्चा विधि का उल्लंघन करता है उसे CWC लाया जाता है इस समिति में, उसके बोर्ड में उसे पेश किया जाता है, फिर CWC में कार्रवाई होती है। अब यदि बोर्ड आदेश करता है कि इस बच्चे को अलग रखने की जरूरत है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, उसे विशेष गृह में रखा जाएगा जो केवल बच्चों के लिए होगा। उसका भी आदेश बोर्ड के द्वारा किया जाएगा भैया, किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। धारा 49 सुरक्षित स्थान किसे कहा गया ये आप समझे, धारा 49 सुरक्षित स्थान भी बिल्कुल ऐसा ही है, राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान होगा। अब राज्य की बात होगी, अभी जिले की हो रही थी, जैसे ही सुरक्षित स्थान की बात होगी तो राज्य में कम से कम, पूरे राज्य में कम से कम एक होगा, ताकि 18 वर्ष से आयु के अधिक व्यक्ति, इसे समझें, या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के हैं और किसी जघन्य अपराध से संबंधित हैं और उन्हें सिद्ध दोष ठहराया गया है, उन्हें वहां रखा जा सके।
अब आप मेरी बात समझिए, एक तो विशेष गृह था, अब बात हो गई सुरक्षित स्थान की। देखिए इन्हें नाम नहीं दिया गया है, एक तरह से ये जो कहते हैं ना बच्चों वाली जेल, आपने शब्द सुना होगा कि ये बच्चा है तो बच्चों वाली जेल भेज देंगे, बच्चों वाली जेल चला जाएगा। तो वैसी ही बात है, ये दोनों ही चीजें बच्चों वाली जेल से संबंधित है, ऐसे आप समझें। विशेष गृह ऐसे नाम दिया गया है और दूसरे को सुरक्षित स्थान। विशेष गृह में कौन रहेंगे? जो 18 वर्ष से कम के हैं, और जघन्य अपराध के मामले में जो 16 वर्ष से कम के हैं, इन्हें विशेष गृह में रखा जाएगा। कोई बच्चा 12 साल का आता है कोई क्राइम करके, उसे शिद्दोष किया जाता है, विशेष गृह में रखा जाता है। अब वो बच्चा मान लो 18 साल का हो गया, तो 18 साल पार करते ही, 18 प्लस करते ही उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा सुरक्षित गृह पे। या कोई जघन्य अपराध करता है तो उसे 16 साल क्रॉस करते ही जघन्य अपराध करने वाले को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कि राज्य में एक होगा। राज्य में एक इसलिए होगा कि बहुत ज्यादा अपराधी, बहुत ज्यादा बाल अपचारी ऐसे होंगे नहीं, मिनिमम होंगे 10, 20, 50, 100, तो उन्हें एक पूरे राज्य के जितने उन्हें इकट्ठा करके एक जगह पे रखा जा सकता है। धारा 50 बात करती है बाल गृह की। धारा 50 के अतिरिक्त जिले और जिले के समूह के लिए बाल गृहों की स्थापना होगी। देखो विशेष गृह था अभी, और अब बात हुई बाल गृह की। बाल गृह में बच्चों का रखरखाव होगा, यानी जैसे सुरक्षित स्थान है 18 साल से प्लस वालों के लिए, वैसे ही बाल गृह है जो उम्र में कम है, जो कि बच्चे हैं, जो कि 18 वर्ष से कम है। बहुत मोटी मोटी बात है थी। अब आप समझें, धारा 53 उनके पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए प्रावधान करती है कि ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपराध कर दिया है, कोई बाल अपचारी है, तो उनका पुनर्वास कैसे हो, फिर से उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ये धारा 53 इसके लिए प्रबंध करती है। और ये कहती है कि यदि ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए कैसे सेवाओं का प्रबंध हो, किस तरह उनके लिए प्रबंध किया जाएगा। जैसे इसमें मानक दिए गए हैं, भोजन, आश्रय, कपड़े, चिकित्सा जैसी बेसिक आधारभूत चीजें होनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को आवश्यकता है तो व्हील चेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, आवश्यकता अनुसार यदि कोई बच्चा दिव्यांग है उसके लिए ये व्यवस्थाएं इसमें की जानी है, ये उपयुक्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा, कौशल विकास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, मनोरंजक गतिविधियां, शिक्षा यानी पढ़ाने का जिम्मा भी सरकार को दे दिया। व्यवसायिक प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाएगा। कोई नशे में बच्चा है तो नशे की मुक्ति भी करवाई जाएगी। जन्म पंजीकरण, पहचान पत्र, यानी कि एक तरह से उन बच्चों को पालने का काम अब राज्य सरकार का है। उन बच्चों को लाइन पे लाने का काम, सही दिशा में अग्रसर करने का काम राज्य सरकार को एक तरह से सौंप दिया गया। और धारा 53 कहती है इसका प्रबंध इस तरह से, हमने ये मानक बताए हैं, इनके हिसाब से होना चाहिए। और प्रत्येक संस्था में एक प्रबंधन समिति भी होगी, ये बात भी आप समझ लें। जैसी जितनी भी संस्था हैं जो पुनर्वास और एकीकरण से संबंधित हैं, उनमें एक प्रबंधन समिति का भी गठन किया जाएगा। धारा 74 इंपोर्टेंट धारा, यदि कोई ऐसा बाल अपचारी है, कोई किसी बच्चे ने अपराध किया है तो बाल अपचारी उसे कहेंगे, और बाल अपचारी है तो उसकी पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। धारा 74 कहती है उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। धारा 101 कहती है कि बोर्ड अथवा समिति द्वारा कोई आदेश दिया जाता है। बात हो गई बोर्ड की, बात हो गई समिति की, बात हो गई धारा 4 की, बात हो गई धारा 17 की बात हमने कर ली। तो ये कहती है कि बोर्ड या समिति ने कोई आदेश दिया तो जिला मजिस्ट्रेट अथवा बाल न्यायालय में आदेश के विरुद्ध, अब जो आदेश हुआ है उसके विरुद्ध कहाँ जाया जाएगा? उसके विरुद्ध जाया जाएगा सेशन न्यायालय में। ये बात आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। उसके विरुद्ध सेशन न्यायालय में जाएंगे, यानी कि अपील कर सकेंगे, और अपील करने की जो अवधि है वो 30 दिन है। यानी जिस दिन आदेश हुआ है उसके 30 दिन के अंदर नेक्स्ट अपर लेवल के न्यायालय, यानी इस संबंध में सेशन न्यायालय में जाकर अपील की जाएगी। 30 दिन का इसमें समय दिया गया। नियम बनाने की शक्ति दी गई राज्य और केंद्र दोनों को। इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों इसमें नियम बना सकेंगे, राज्य भी बना सकेगा इससे संबंधित नियम और केंद्र भी बना सकेगा इससे संबंधित नियम। अब बात कर लेते हैं किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 की। 2021 में एक विधेयक आया जो 2015 वाला जो हमारा अधिनियम था उसमें संशोधन करने के लिए, उसमें कुछ संशोधन किए गए। और संशोधनों में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझने की जरूरत नहीं है। एक तो आप ये याद रखें कि 2021 में संशोधन के लिए आया था, उस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी थी, ये आप याद रख लेंगे। और ये वाला संशोधन अधिनियम 1 सितंबर 2022 से लागू हो गया था।
3 बातें याद रखेंगे। इसके बाद इस अधिनियम में अंदर क्या है, क्या क्या चेंज किए गए, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। देखिए पहला सवाल आपके सामने, अभी हमने इस सवाल की बात नहीं की इसलिए मैंने इसे रखा कि पिछले वर्षों में पूछा गया, युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इसका जवाब है लंदन में एक सम्मेलन किया गया था। युद्ध क्षेत्रों में यदि यौन हिंसा होती है, बच्चों के प्रति हिंसा होती है, तो उसे समाप्त करने के लिए, मान लीजिए कोई 2 देश यदि युद्ध कर रहे हैं तो इस तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए एक सम्मेलन किया गया जिसमें बहुत सारे देशों से हस्ताक्षर करवाए गए थे। जून 2014 में यह सम्मेलन लंदन के एक्सेल एक जगह है जहां पे यह संपन्न हुआ था और इसका उद्देश्य पीड़ितों के जीवन को बेहतर बनाना, संघर्ष में यौन हिस्सा के अपराध के गवाह की गवाही प्राप्त करने के सबसे अच्छे अभ्यास की स्थापना, ठोस कार्रवाई हुई, ठोस कार्रवाई के लिए कुछ नियम भी बनाए गए यदि ऐसा होता है तो। लंदन, इस सवाल का जवाब आप याद रखेंगे। दूसरा सवाल, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 जिसकी हमने अभी बात की, पूछ रहा है कि ये कब अधिनियमित किया गया, अधिनियमित कब किया गया? इसका जवाब आप मुझे बताएंगे। और इस अधिनियम को लागू कब किया गया, यदि ये आपसे पूछ लिया जाए तो इसका क्या जवाब होगा भैया? तो अधिनियमित किया गया था भैया इसको, जो मैंने बताया, देखो जो ईयर होती है उसी में ज्यादातर को अधिनियमित किया जाता है। अधिनियमित या पारित एक बात है, लागू दूसरी बात है। लागू का संबंध धारा 1 से है। कैसे है भैया धारा 1 से संबंध? धारा 1 में मैंने आपको बताया था, धारा 1 में लिखा होता है केंद्र सरकार अपने राजपत्र में सूचना देकर वो तारीख बताएगी जब से ये अधिनियम लागू होना है। तो अधिनियमित जब वो राज्यसभा या लोकसभा, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, राज्यसभा में, लोकसभा में, और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी 3 लोग होते हैं संसद में, संसद के तीनों लोगों से गुजरकर कोई अधिनियम कानून बनता है। राज्यसभा या लोकसभा में जिस दिन लाया जाता है उस दिन वो अधिनियमित होता है, एक सदन में पास होता है, दूसरे में पास होता है, फिर माननीय राष्ट्रपति जी उस पर साइन करते हैं। जब माननीय राष्ट्रपति जी उस पर साइन करते हैं जिस दिन, हाँ ये आप याद रखेंगे, माननीय राष्ट्रपति जी जिस दिन अपने साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, तो राष्ट्रपति जी ने कब हस्ताक्षर किए, अधिनियमित कब हुआ, पारित कब हुआ, ये सारी बातें इसमें होंगी। तो राष्ट्रपति जी के साइन वाली दिन पारित वाली तिथि मानी जाएगी। तो ये इस सवाल का जवाब होगा 2015। आप देखें तो एक ही ऑप्शन है, तो 2015 यानी कि दिसंबर 2015 इस सवाल का सही जवाब लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। केवल बेसिक ज्ञान के आधार पर जो बातें हमने बताई थी, बेसिक चीजें मैंने बताई थी सभी कानूनों के बारे में, कि अधिकतर में अधिनियमित की पारित की जो साल है वो वही साल रहेगा, जिस साल अधिनियमित हुआ है उसी साल पारित होगा, लेकिन लागू अधिकतर अधिनियम उसके अगले साल हो रहे हैं। ये मोटी मोटी बातें याद रखें। किसी कानून में यदि ये चेंज होता है डेटा तो उसे आप याद रख लेंगे। इसका उद्देश्य आप जानते ही हैं, बच्चों के, कोई बच्चा यदि विधि का उल्लंघन करता है उसकी गिरफ्तारी व निरोध, उस पर अभियोजन, प्रोसिक्यूशन कैसे होना है, कारावास, नियंत्रण, पुनर्वास और समाज में पुनः स्थापना, इन सारी चीजों की बात। उद्देश्य क्या है भैया इस कानून का? बालकों की देखरेख और संरक्षण, ठीक बात है। दत्तक ग्रहण के दुरुपयोग पर नियंत्रण, ठीक बात है, इसकी भी बात हमने करी थी। बालकों के सर्वोत्तम हित में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक बात है। तो चारों ही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी सवाल का सही जवाब। आगे बढ़े, सवाल है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 निम्नलिखित में से किस संबंध में लागू होता है? अब आप सवालों को देखें, ये वही सवाल हैं जो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले सालों में पूछे गए, तो आपको समझ में आ रहा होगा सवाल देख के कि बहुत ज्यादा धाराओं के पीछे नहीं भागना, बहुत ज्यादा चीजों को याद करने के पीछे नहीं भागना, हमें चीजों को समझने के पीछे भागना है। आप देखें, ऑप्शन पढ़ेंगे आप, सवाल आपके सामने जवाब दे देगा। किशोरों के साथ विधिक संघर्ष में, यानी विधिक लड़ाई कोई किशोर करता है, 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, व्यक्ति, उसे करनी पड़ रही है, तो इसमें भी ये इसके साथ है। और किशोरों के विरोध अभियोजन में भी भाई साहब लागू होता है। किशोरों के कारावास दंडों के मामले में तो सभी मामले हमने देखे अभी इस कानून में है, तो उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब। परित्यक्त बालक, यानी कि जो व्यक्ति छोड़ा गया उसके जैविक माता पिता द्वारा, उसके संबंध में धारा में कहाँ परिभाषित किया गया है? तो धारा, सबसे पहली धारा हमने पढ़ी थी, धारा 2(1) में परित्यक्त बालक, अबंडंट चाइल्ड की बात हुई थी। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये बात आपकी समझ में निश्चित ही आ गई होंगी इतनी। अब हम आगे बढ़ेंगे भैया, और अगला सवाल आपके सामने है, सवाल आप पढ़ेंगे।
धारा 2(1) में है, ये बात हम कर चुके। अगला सवाल है कि देख रेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक से तात्पर्य है ऐसा बालक जिसका कोई घर नहीं है, या स्थायी निवास नहीं है, या जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है। तो तीनों ही बातें इसमें सही है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब लगाकर आप आगे बढ़ जाएंगे भैया। अब आगे बढ़ूंगा भैया मैं, आगे बात करते हैं अगले सवाल की। कह रहा है कि बालक देखरेख संस्था के अंतर्गत शामिल हैं। बालक की देखरेख के लिए कौन कौन सी संस्थाओं की बात करी थी हमने इस कानून में? खुला आश्रम, संप्रेषण गृह, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, ये सारी जो एजेंसी है इनकी बात, ये सवाल मैंने इसीलिए लिया कि इनकी बात यहाँ हो सके। चारों ही ऑप्शन सही हैं। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इस सवाल का आप जरूर पढ़ लेंगे। बालकों की देखरेख संस्था से आशय है बाल गृह, खुला आश्रम हो, कोई संप्रेषण गृह बनाया जाए। अभी इनका जो मतलब अभी आपको समझाता हूँ। देखिए बाल गृह का मतलब तो आप समझ गए होंगे जी, जहाँ बच्चों को रखा जाएगा। खुले आश्रम से मतलब है ओपन शेल्टर, ओपन शेल्टरों की स्थापना होगी। कोई एनजीओ ऐसा कर सकता है, कोई गैर सरकारी संगठन ऐसा एक जगह बना सकता है बच्चों के लिए, ठीक है। संप्रेषण गृह की बात हुई, यानी ऑब्जर्वेशन होम, एक तरह से ऑब्जर्वेशन होम की भी स्थापना होगी। यानी कुछ बच्चों को जरूरत है ऑब्जर्वेशन में रखने की, उनके कौशल विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उन्हें दोबारा से उनके पुनर्वास के लिए, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन होम की बात हुई। हिंदी में संप्रेषण गृह इसी तरह लिखा आएगा। विधि में, कानून में सबसे जरूरी जो बात है ना समझनी, वो यदि आप शब्दों का मतलब ही सीख गए, शब्दों का मतलब ही आपकी समझ में आ गया, तो आप इस कंडीशन में होंगे कि आप निश्चित ही सभी क्वेश्चंस का उत्तर लगाने की कंडीशन में आ जाएंगे, केवल शब्दों का मतलब जान लेने भर से। और जहां भी आपको शब्द में कंफ्यूजन लगे उसकी इंग्लिश देख लें, आपकी समझ में वो शब्द आ जाएगा, शब्द अपना मतलब बता देगा। तो ये सारी चीजों की स्थापना करी जाती है और मान्यता प्राप्त करती है संस्था। जो भी मानक दिए गए धारा 50 में, उनके अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त करेगी राज्य सरकार से और वो संस्था बन जाएगी। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। तो कह रहा है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा किस अपराध से संबंधित है? मैंने बताया था छोटे अपराध जिनमें 3 वर्ष तक की बात होगी, जघन्य अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास की बात होगी, गंभीर अपराध जिनमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास की बात होगी। तो यहां इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी जघन्य अपराध होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। किशोर न्याय अधिनियम 2000, देखिए पुराने अधिनियम की बात हो रही है। जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा गया है? मैंने आपको बताया था जो चीजें 2000 में थी उन्हीं को अपडेट करके ये नया कानून आया, तो उन्हें मैंने आपको बताया था क्या कहा जाएगा भैया? अपचारी बालक या अपचारी किशोर, बाल अपराधी नहीं कहा जाएगा, विधि संघर्षित किशोर नहीं, हमने इस शब्द की बात करी थी, अपचारी किशोर की बात होगी। अगला सवाल, और न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बाल कल्याण समिति यानी CWC में पेश किया जाएगा? पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया जा सकता है, किसी बालक को आवश्यकता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा, लोक सेवक द्वारा, किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा। तो चारों ऑप्शन वैसे इसमें ठीक होने चाहिए थे, क्योंकि चारों कहीं दिया नहीं गया, सभी नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि किसी एक को ठीक नहीं कह सकते, सारे ही ठीक है। तो उस कंडीशन में ऑप्शन डी इस सवाल का आपको लगाना पड़ेगा जवाब। और यहाँ आप देखें कि बालक को बालक कल्याण समिति के समक्ष किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, इन सबके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अगला सवाल, किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है? तो हमने कहा था भैया इंपॉर्टेंट धारा है, पिछले सालों में सवाल पूछे गए, तो धारा 4 इसका सही जवाब हुआ। और किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में किशोर न्याय बोर्ड की बात थी, इसमें CWC की बात है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। तो ये धारा 27, मैंने आपको कहा था कि धारा 4 और धारा 27 मोस्ट इंपोर्टेंट है, नया आप याद कर लेंगे। ये न्याय बोर्ड की बात करती है और ये कल्याण समिति की बात करती है। आगे बढ़े, धारा 27 के अंतर्गत राज्य सरकार देखरेख के लिए प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में बाल कल्याण समिति बनाएगी, जिसमें एक महिला कम से कम सदस्य होगी और समिति के सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। एक बात और जो अब तक मैंने नहीं बताई, समिति के लिए जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष होगा अधिकतम। पिछले कानूनों में भी हमने चीजें देखी, कार्यकाल जहां भी है वहां लगभग सभी कानूनों में 3 वर्ष का दिया हुआ है।
याद रखेंगे सारी चीजें, बेसिक बेसिक सी। बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में कितने वर्ष से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो 3 वर्ष, अभी अभी इसकी बात करी थी। सही जवाब। आगे देखें, किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण हेतु जरूरतमंद बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष किसके द्वारा पेश किया जाएगा भैया? तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सही है, लोक सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता। तो उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब लगा के आप आगे बढ़े। अब इस सवाल को आप थोड़ा सा गौर से देखें। इस सवाल की हमने बात नहीं की, इसी सवाल से आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है और आगे यदि सवाल आता है तो वो करना भी है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था कितने वर्ष तक मान्य है? यानी किसी संस्था ने अपना पंजीकरण करवाया कि हम भैया खुला आश्रम बना रहे हैं या संप्रेषण गृह बना रहे हैं या बच्चों के लिए बाल गृह की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो केवल 5 साल के लिए मान्य होगा, 5 वर्ष के लिए। उसके बाद उसे दोबारा एक तरह से लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक तरह से दोबारा से पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ये बात हुई भैया 5 वर्ष तक के लिए, और यदि उल्लंघन करता है कोई नियमों का तो 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है भैया। अब बात करते हैं अगले कानून की, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है 21A, जिसमें कहा गया राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार सबका मौलिक अधिकार है। तो इस मौलिक अधिकार के लिए फिर केंद्र ने एक कानून बनाया जिसे कहा गया निःशुल्क और अनिवार्य। यहाँ शब्दों से शुरुआत होगी भैया खेल की, और जो शब्दों को समझ गया वो कानून को समझ गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, 3 शब्द बड़े इंपोर्टेंट। 2009 आप याद रखेंगे। अधिनियमित कब हुआ? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। आप मुझे एक चीज बताइए, बच्चों की जो छुट्टी होती है गर्मियों की, मई और जून की छुट्टियां होती हैं, अप्रैल तो लास्ट महीना होता है पढ़ाई का, तो अप्रैल जो पढ़ाई का लास्ट महीना है उसकी 1 तारीख को ये लागू हुआ था। ऐसे आप याद कर लेंगे। मई जून में भैया गर्मी की छुट्टी होती, उससे पहले आओ अप्रैल। 1 अप्रैल को बच्चों के लिए शिक्षा वाला जो कानून है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कुल धाराएं पूछ ले तो 39, कुल अध्याय पूछ ले तो 7, और इसमें एक अनुसूची भी है। और ये अनुसूची किस बारे में है? ये अनुसूची कुछ मानक बताती है, कुछ सेट बताती है। कोई स्कूल चलेगा, कोई बच्चों के लिए विद्यालय चलेगा, तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी मिनिमम, ये मानक इत्यादि की बात करती है इसकी अनुसूची। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें आप याद रख लेंगे। मैं भैया आगे बढ़ता हूं। इस कानून के उद्देश्य की बात करें तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जैसा कि उसके नाम में था, यही इस कानून का उद्देश्य भी है। और कानून का जो उद्देश्य होता है वही तो लिखा रहता है भैया उसके नाम में। जो नाम को समझ गया वो कानून का उद्देश्य निश्चित ही समझ जाएगा। शिक्षा में समानता की बात होगी और प्राइवेट स्कूलों में भी 25% तक सीट के आरक्षण की बात होगी। आवश्यकता जिन बच्चों को है, जो बच्चे पूरी तरह पारिवारिक रूप से या किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से उस लायक नहीं है उनका परिवार, उनके घर वाले, कि महंगे स्कूलों में पढ़ा पाएं, तो उसके लिए व्यवस्था की गई 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों में भी रिजर्व कर देंगी। धारा 2 परिभाषाओं की बात करेगी और इस अधिनियम के तहत बच्चा कहा जाएगा उस व्यक्ति को जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है। 6 से 14 वर्ष की बात हो रही थी निःशुल्क शिक्षा की बच्चों के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात हुई थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में। उसी अनुच्छेद 21 के आधार पे, उसी को आधार बनाकर यह अधिनियम आया जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। और इस अधिनियम की धारा 3 यही बात करती है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। धारा 21 वाली बात धारा 3 में यहाँ रिपीट हुई। धारा 4 क्या कहती है? स्कूल से बाहर या ड्रॉप आउट कोई बच्चा है तो आयु अनुसार उसका एडमिशन फिर से लिया जाएगा। कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है, ड्रॉप करता है स्कूल को, तो आयु के अनुसार। ऐसे होता है ना कि भाई 4th क्लास में था, 1 क्लास छोड़ के वो 6वीं क्लास में चला गया। कैसे चला गया? इसी कानून के आधार पर चला गया, क्योंकि इसमें ये प्रबंध किया गया है कि आयु के अनुसार उसे एडमिशन मिल सकता है भैया। तो धारा 8 और 9 दोनों बात करेंगी बुनियादी सुविधाओं की। स्कूल और शिक्षकों की बात होगी, क्या क्या स्थानीय कोई निकाय है, कोई राज्य सरकार कुछ बना रही है तो बुनियादी
चीज़ें, बुनियादी ज़रूरतें उसमें क्या क्या होंगी। धारा 12 एक सी इंपॉर्टेंट धारा, और थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे क्योंकि ये धारा आरक्षण को लागू करती है। और ये आरक्षण क्या है? 25% सीट गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए। तो धारा 12 एक सी ऐसे समझे आप इसे, 25% लिया हुआ है तो 25 का आधा है 12, 12.5 25 का आधा है, तो 12.5 जैसी आपको देखने में नहीं लग रही क्या ये 12 एक सी? तो इसे आप ऐसे याद रख लेंगे 12(1)(c). 25% आरक्षण की बात, 25 का आधा कर दो तो 12 यानी 12 एक सी में इसकी बात। धारा 13 क्या कह रही है कि प्रवेश में कैपिटेशन यानी कि पैसा यदि प्रवेश में चलता है, किसी तरह की फीस, इंटरव्यू, टेस्ट, वो पूरी तरह प्रतिबंधित है। बच्चे का प्रवेश धुआंधार होगा, बिना रोक टोक के होगा, किसी तरह की फीस की, किसी तरह के इंटरव्यू, किसी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं करेंगे भैया बच्चे के एडमिशन के लिए। धारा 16 की बात हुई। धारा 16 कहता है कि 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। ये बात कौन सी धारा कहती है? धारा 16 कहती है। धारा 17 क्या कहती है कि शारीरिक दंड, ये पुराने जमाने चले गए भैया कि बच्चे को मास्टर जी ने पीट दिया, गाली दे दी, डांट दिया बहुत ज्यादा, जिससे कि वो मानसिक प्रताड़ित हो गया, तो ये इन सारी चीजों पर रोक लगाती है धारा 17 यानी कि बेटा मस्त रहा, ऐसे याद रख लीजिए। धारा 17 अनिवार्य शिक्षा वाले कानून की, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 17 है। इसका मतलब बच्चा मस्त रहेगा क्योंकि शारीरिक दंड की बात नहीं होगी, मानसिक प्रताड़ना की, बच्चे के विरुद्ध कोई बात ऐसी नहीं होगी। धारा 18 और 19 इसमें बात करती हैं कि बिना मान्यता के स्कूल चलाना अपराध है, न्यूनतम मानक अनिवार्य हैं। धारा 29 इसकी बात करेगी कि कुछ पाठ्यक्रम होगा और जब कॉपियां चेक होंगी, बच्चों का मूल्यांकन होगा, उसके भी कुछ नियम इसमें बताए गए हैं। ये बातें हुई, इसके बाद हम आगे बढ़े। अब बात करेंगे अनुसूची की। तो हमने अनुसूची आपको शुरू में ही बताया था कि एक अनुसूची इस कानून में है, एक अनुसूची है इस कानून में, और ये अनुसूची बताती है मानक, जैसे कि शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात क्या होगा। जैसे प्राइमरी क्लास की बात हो, प्राथमिक शिक्षा की बात हो, तो 1:30 होगा, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक कम से कम होना ही चाहिए। अधिकतम 40 तक ये बात हो सकती है जब क्लास में यदि बच्चे ज़्यादा हैं, 8वीं क्लास में कहीं 200 बच्चे हैं, तो उस केस में 40 तक आप खींच सकते हैं कि 40 बच्चों पे एक टीचर हो, नहीं तो 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर अनिवार्य है। विद्यालय का भवन होगा, उसमें कक्षाएं होंगी, कक्षाओं में रोशनी होगी, बिजली होगी, पानी की व्यवस्था होगी, कॉलेज में आधारभूत सुविधाओं में आ गई ये सब चीज़ें, और शिक्षक और स्टाफ की व्यवस्था होगी, शिक्षण सामग्री की भी व्यवस्था होगी। इन सारी चीज़ों की बात करती है। 8-10 पॉइंट अनुसूची 1 में दिए गए हैं, जो कि मोटी मोटी बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब बात करते हैं सवाल की, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ पूछ रहा है, तो 1 अप्रैल 2010। मैंने आपको बताया था मई जून में छुट्टियां होती हैं भैया, उससे पहले चले जाओ अप्रैल में लागू होगा। 2009 का अधिनियम है, तो अधिकतर अधिनियम मैंने आपको बताया था अगले साल लागू हो जाते हैं भैया। अधिकतर कहा था, सब नहीं, सबके लिए नहीं लगाओगे, कुछ अपवाद भी होंगे आपके सामने जो आपको याद रखने पड़ेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो 6 से 14। ये सवाल हैं, हलवा सवाल आएंगे। ये धारा याद करने में लगे हैं, ये जुर्माने याद करने में लगे हैं, ये कौन सा मजिस्ट्रेट कितनी सजा देगा याद करने में लगे हैं। हलवा सवाल आ जाएगा, जो बच्चा बेसिक पढ़ जाएगा उसका काम हो जाएगा। ये सवाल कितने पढ़ा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। 21A की बात हुई है यार, ये नॉर्मल चीजें आप सब जानते हैं। निजी विद्यालयों में 25% की बात हुई थी। आरक्षण राइट टू एजुकेशन की किस धारा में है, राइट टू एजुकेशन की धारा मैंने बताई थी भाई, 25 का आधा कर लेना, 12.5 पहुंच जाओगे। ऐसे इस सवाल का जवाब लगा दोगे, क्या बात है इसमें, कुछ है क्या। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार किसी बच्चे को 8वीं तक फेल करना प्रतिबंधित है भाई, 8वीं तक फेल नहीं करते हैं। अगला सवाल, प्रवेश परीक्षण में इंटरव्यू लेना आरटीई की किस धारा के तहत प्रतिबंधित है, तो मैंने अभी बताया था धारा 17 यानी कि बेटा मस्तरा। नहीं, गलत हो गया, धारा 17 नहीं, धारा 17 में तो मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, ये था धारा 17 में। तो इंटरव्यू इत्यादि धारा 13, जो 13 है वो मेरा है भाई, ऐसे याद कर लो यार, ऐसे लिंक कर लो। मैं हर एक उसमें नहीं बता सकता ना कैसे लिंक करना है, धारा को कैसे लिंक करना है उसके कंटेंट के साथ, ये आप समझेंगे। जैसे धारा 13, जो 13 है वो मेरा है, तो इंटरव्यू और परीक्षा क्यों दूं भाई, तो इस तरह धारा 13 अब याद रखिए।
धारा 17 यानी मस्त रहे, ऐसे भी याद कर लेंगे। दिवाली चली गई, हमारे बाहर पटाखे अब भी फूट रहे हैं, आपको ये आवाज आ रही होगी पटाखे फूटने की। तो खैर दिवाली चली गई, कुछ लोग लेट जागते हैं, कुछ लोग आपके भी पड़ोस में दिवाली के बाद आज पटाखे छोड़ रहे होंगे, यानी कि 4-4 दिन बाद छोड़ेंगे। वो क्या कहते हैं कि भाई अभी तो शाम को तो दिवाली वाले दिन तो सभी फोड़ रहे हैं पटाखे, हमारे पटाखे तो किसी को सुनाई नहीं दे रहे, तो हम अलग से फोड़ेंगे भैया। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो इसलिए आपको पटाखे की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतनी यदि आप तैयारी के मूड में हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो ये डिस्टर्बेंस बहुत छोटी बात आपके लिए होनी चाहिए। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल एक पूरा का पूरा कंसेप्ट है और ये आप समझ लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है। समेकित बाल विकास परियोजना यानी कि ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था है। इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क देशों की प्रमुख संस्था भी है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी संस्था है, क्योंकि मैंने बताया नहीं अभी तक, तो आप कहेंगे भाई साहब आपने सवाल कैसे पूछ लिया, बताया नहीं। तो मैं जवाब भी बता देता हूं, जब भी ये सवाल आपके आगे आए, आपके सामने आए और सार्क देशों की प्रमुख संस्था की बात हो, तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान इस संस्थान का नाम है। इसका जवाब आप लगा देंगे। थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ इसकी लिख दी है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं विकास संस्थान एक शीर्ष संस्था है सार्क देशों की। सार्क की फुल फॉर्म कमेंट में आप मुझे जरूर लिख देंगे। इसके अलावा जो बालकों के अधिकार और महिलाओं की तस्करी की रोकथाम का भी इन पर प्रशिक्षण देती है। खैर ये बात हुई, हम आगे बढ़े भैया अगले सवाल पे। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को किस अनुपात में बांटा गया है? भाई शिक्षा का अधिकार तो दे दिया आपने, अब जो बच्चे पढ़ेंगे, अब जो टीचर की फीस जाएगी, जो बिल्डिंग आप बनाएंगे, उन सब चीजों का भार कैसे वहन होगा? तो इन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य बांटेंगे और बांटने का जो अनुपात होगा वो 55:45 का होगा। यानी कि सेंट्रल बड़ा है, केंद्र सरकार जो कि बड़ी सरकार है वो बड़ा शेयर 55% देखेगी और राज्य 45% उसमें अपना सहयोग करेगी। तो आप यहाँ देखें, यहाँ मैंने लिखा भी है अनुपात को बांटने पर सहमति हुई। और शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है 55:45। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, किस वर्ष अधिनियमित किया गया? सवाल इस बार दूसरा है और देखिए ये आया भी है कांस्टेबल के सवाल में, यहाँ कांस्टेबल के पेपर में यहाँ से सवाल आया है। तो दरोगा वालों को तो तैयार रहना ही पड़ेगा भैया, तन मन धन से आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो अधिनियमित हुआ था 2009 का ये अधिनियम। देखो कितना आसान सवाल है, 2009 के बाद की डेट ही नहीं दी इन्होंने, 6, 7, 8, 9, यानी कि जिस बच्चे को पता होगा इसका पूरा नाम क्या है वही लगा देता है इसका जवाब। तो यदि आपको पूरा नाम भर भी पता है, यदि सभी अधिनियमों का पूरा नाम यानी कि ईयर के साथ, तब भी आप 4 क्वेश्चन 7 में से आराम से लगा पाएंगे। ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि भैया ज्यादातर सवाल आते ही ऐसे हैं जो या तो नाम से संबंधित कोई बात पूछ लेगा या उसकी ईयर पूछ लेगा, यहीं से 3-4 क्वेश्चन लगाने लायक हो जाएंगे। इतना हलवा आता है, इसीलिए मैं कहता हूँ मूल विधि के जो आपके 7-8 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन हैं, उन्हें सीधे जाके लपक लो जितनी जल्दी लपक सको। बेसिक रीडिंग भी मार लोगे तो भी काम आपका हो जाएगा, तो भी काम हमारा हो जाएगा। इंस्टाग्राम से जो बच्चे जुड़े हैं खाकी गाइड चैनल से, इंस्टाग्राम वाले बच्चे एक बार हमें कमेंट लिख दें जो इंस्टाग्राम से आए। बाकी खाकी गाइड अब चैनल का नाम हमने बदल भी दिया है। जो पहले रूट कंसेप्ट हुआ करता था, फिर वो रूट कंसेप्ट SI सुधीर बना, अब वो बनते बनते खाकी गाइड SI सुधीर नया नाम इस चैनल ने ले लिया है। और मैं सोच रहा हूँ कि अब ये फाइनल नाम आपके चैनल का हो गया है, क्योंकि खाकी गाइड नाम को आपने काफ़ी प्यार दिया है। तो मेरी मेहनत को आप समझेंगे। बहुत ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत समय है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। समय की बहुत कमी है भाई, मुश्किल से जितना टाइम मिलता है उससे मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हिस्से का योगदान मैं, क्योंकि बालकों के विकास की बात हमने क्लास में करी, अपने हिस्से का योगदान अपने यूथ के प्रति मैं कर सकूं, इसलिए मैं ये क्लासेस लेके आपके लिए आया।
तो मेरी समय की वैल्यू समझेंगे और मुझे लगता है कि आप निश्चित ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लास को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपना जो भी डाउट है, जो भी चीज़ें आपने क्लास में समझी, पढ़ी, कैसी लगी, सब कमेंट करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। जितने भी ग्रुप हैं आपके, जितने भी बच्चे जिन्हें मूल विधि पढ़नी है, यूपीएसआई की, यूपी कांस्टेबल की या यूपी एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उसे एक बार भेज देंगे कि भाई यहाँ से पढ़ ले। जो 100 वीडियो 2-2 घंटे की आप पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, वो आप अपनी शक्ति दूसरी जगह लगाएं। दूसरी जगह लगाने से क्या होगा, वहां आपके नंबर थोड़े पक्के होंगे। ये सारी चीजें तो ट्रेनिंग में आपको पढ़नी है, तो बेसिक जानकारी लेके चलेंगे, तब भी क्वेश्चंस को लगाने की स्थिति में होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।